हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, सबके बारे में बता दिया गया था। आज हम वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ऐसे तो एक्चुअली देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है अक्षीय स्थिति में भी रहेगा। यदि वैद्युत द्विध्रुव ऐसे है तो इसके ऊपर यहाँ पे निरक्षीय स्थिति में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला जाएगा, और नहीं सीधे में और नहीं अक्ष पर। ऐसे हम क्या करेंगे, इधर कोई किसी भी एंगल पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तीन चीजें होंगी, लेकिन आज के लिए बस वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे, उसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। बोर्ड के एग्जाम में लगातार ये पूछा जाता है अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और किसी भी एंगल पर, मतलब वैद्युत द्विध्रुव से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से जो भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें, तो वैद्युत द्विध्रुव हम पहले बना लेते हैं। एक चार्ज है -q, इससे कुछ दूरी पर दूसरा चार्ज है +q, -q +q, बीच का सेंटर है O, इस साइड का डिस्टेंस L, इधर का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, समझ आ रहा होगा। -q +q, ये एक क्या बन गया, ये समायोजन बन गया वैद्युत द्विध्रुव। इससे अक्षीय स्थिति में, मतलब या तो इधर या तो हम वैद्युत द्विध्रुव क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे कैपिटल E का वैल्यू। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि इधर इस पॉइंट का नाम हम देते हैं, कोई भी पॉइंट हो, जैसे कि यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, क्या पॉइंट का नाम रख देते हैं C, है ना। इस पॉइंट का यहाँ से दूरी कितना है r, सेंटर से हमें मानना होता है, तो सेंटर से हम डिस्टेंस मान लेंगे कितना। वैद्युत द्विध्रुव के सेंटर से स्मॉल r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हो गया पॉइंट P, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, यहाँ पे देखेंगे आप। अब आपको मालूम है कि ये है वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए क्या होता है, P की दिशा भी है, क्लियर। ठीक है, P की दिशा भी हमने दिखा दिया, अभी उसको कोई खास यूज नहीं है, फिर भी यहाँ पर अब एक एक आवेश से हमें डिस्टेंस लिखना है, तो इसको थोड़ा मिटाएंगे हम, एक एक आवेश से लिखना है। तो इस आवेश से दूरी इस पॉइंट की कितनी हो जाएगी, इतना r प्लस कितना हो जाएगा r+। ठीक है, अब इस वाले चार्ज से कितना दूर हो जाएगा, ये r है, इसमें से l घटा देंगे, r-। ठीक है ना जी, फिगर समझ में आना चाहिए। ये डिस्टेंस हो गया इतना r + l इसके लिए, और इसके लिए कितना, ये r पूरा है, इसमें से l घटा देंगे, कितना बचेगा r-। अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किसी बिंदु आवेश के लिए जानते हैं। बिंदु आवेश के लिए E बराबर कितना होता है, k⁴/r², k⁴/r²। किसी भी बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता k⁴/r² होता है। तो यहाँ पे हम दोनों के लिए निकालेंगे, तो ये फर्स्ट के लिए, क्योंकि ये माइनस है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, अंदर की तरफ, इसकी तरफ, माइनस की तरफ। इधर हम बना लेंगे यहाँ पे E1। ठीक है, और दूसरा इसकी वजह से भी एक चार्ज होगा, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा E2। थोड़ा E2 को हम बड़ा बनाते हैं, ये जो है ये बड़ा है, ये छोटा है, तो क्योंकि ये नजदीक है, तो नजदीक होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। ये वाला दूर है, इधर वाला, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम।
अब यहाँ पे टोटल चीज हमने निकाल लिया। अब यहाँ से E1 और E2 इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्या होंगे, यहाँ पर आपको देखना है आगे। तो देखिए हम एक चीज निकाल लेते हैं। फर्स्ट हमें परिणामी चाहिए। तो दो वेक्टर जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो उनका अंतर ही परिणामी होता है। तो मतलब या तो E1 माइनस E2 या तो E2 माइनस E1, लेकिन यहाँ पे E2 माइनस E1 होगा। क्यों? क्योंकि E2 बड़ा है। तो यहाँ पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर E2 माइनस E1। ठीक है, E2 माइनस E1। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। एक तरह से वेक्टर में मैंने दिखाया है, लेकिन हम रखेंगे केवल परिमाण ही, वेक्टर की कोई बात नहीं होगी। वेक्टर से ही यहाँ पे दिखाया गया वेक्टर है, मतलब सदिश राशि है, तो केवल डिनोट करने के लिए बनाया गया है। इसको इक्वेशन हमने रख दिया। अब हमको करना क्या है, E2 और E1 का वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट कर देंगे। लास्ट में जो वैल्यू आएगा आपका आंसर बना जाएगा। यहाँ से हम E2 और E1 का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि E1 बराबर ये है E1। आपको मालूम है कि माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं होता है वैल्यू क्षेत्र में, माइनस प्लस नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये चूंकि वेक्टर है तो ये हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं ना इसकी डायरेक्शन, तो माइनस प्लस डायरेक्शन को दिखाता है, तो माइनस प्लस नहीं रखेंगे। कि आवेश क्या है Q, डिस्टेंस कितना है R प्लस का स्क्वायर। ठीक है ना, एक Q अपान में बीच की दूरी का स्क्वायर। इसी तरीके से हम E2 निकाल देंगे। E2 इक्वल टू कितना K Q, बीच का डिस्टेंस इसमें कितना है R माइनस L। ठीक है जी, R माइनस L। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू हमारे पास है, हम ले जाके इसमें हम पुट कर देंगे। अतः समीकरण 1 से E बराबर वैल्यू रखिए, ये है K Q अपान में R माइनस L का स्क्वायर माइनस K Q अपान में R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, दोनों जगह से हम Q कॉमन कर सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से फिजिक्स खत्म हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इधर क्या होगा इधर क्या होगा, घटाएंगे, गुणा बात करने के बाद बात करना। तो यहाँ पे E बराबर K Q बाहर है, एलसीएम ले लेते हैं R माइनस L और R प्लस L का स्क्वायर। ठीक, तो एलसीएम जब लेते हैं तो क्या इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा ये, तो ऊपर गुणा हो जाएगा 1 से, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ उसी तरीके से R माइनस L का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा कि Q, इसको तोड़ देंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। माइनस है आगे, इसलिए चिन्ह बदल गया है सबका। अपान इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक में क्या है माइनस है, एक में प्लस है, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, समझना है तो K Q R स्क्वायर से R स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर, N स्क्वायर, दोनों का गुणा कर देंगे, 2 दूनी के 4 R इंटू L। अब यहाँ पे हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम लिखेंगे चूंकि L स्क्वायर इज वेरी लेस देन R स्क्वायर,
एल स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर से बहुत छोटा है, इसलिए हम एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। क्योंकि आपको मालूम है, मैंने ऑलरेडी पहले ही बता चुका कि 1 लाख में से 1 रुपये घट जाएगा तो कोई अंतर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हमें बहुत छोटा है ना, ये डिस्टेंस मैंने बताया द्विध्रुव में क्या होना चाहिए, बहुत छोटा है, और ये आर्क भाई मीटर में बहुत लंबा दूरी है, तो इसलिए इसको घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए लिखेंगे ई बराबर के क्यू 4RL, इसको ये जब घटा देंगे तो एल स्क्वायर खत्म, बचेगा क्या, आर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर पावर आर से यहाँ पे घटाएंगे कितना होगा, 4, आर से आर एक कैंसिल, एल अपान में आर ई बराबर, अब 2q यहाँ से 2 एक बाहर हो जाएगा तो 2q आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 एक बाहर कर देंगे तो 2k एंड एक q और एक q, 2ql मिला करके क्या हो जाएगा p अपान में कितना आर q, लास्ट में हम इसको लिख सकते हैं e बराबर 2 कराने को 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू 2p अपान में आर q, इसको हम कवर कर लेंगे। तो ये आपका हो गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन कहो, चाहे एप्सिलॉन नॉट k कहो, यहाँ पे एक और k आ जाएगा 2p अपान आर क्यू, e का मात्रा कितना होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गुलाम, ई का वैल्यू यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। तो वैल्यू हम मात्रा लिख लेंगे, ई की दिशा किधर होगी, जिधर पी की दिशा होगी, इधर हमारा पी की दिशा किधर है, इस साइड में -q से +q, ई की भी दिशा किधर होगी, -q से +q की तरफ, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो ये वेक्टर राशि होगी। पसंद आ रहा है तो ये एक फार्मूला हमारा बन गया, ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से सॉल्व करिएगा। ये अक्षीय स्थिति हो गई। कल हम आपको निरक्षीय स्थिति बताएंगे, यदि टाइम मिला तो हम आपको किसी भी एंगल का भी प्रूफ दिखाएंगे। धन्यवाद।